नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संकल्प क्लासेस शीर्षक पर। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो भारत के संविधान जो भाग 4 है उसके अंदर हमें क्या देखना पड़ता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक या निदेशक तत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये भाग 4 के अंदर है, जो क्या करते हैं, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए कल्याणकारी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। स्थापना करते हैं। जो भाग 3 में था हमारा वो था मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक। जो भाग 4 आएगा वो क्या है हमारा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आ जाएंगे हमारे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, जिसमें क्या होगा हमारा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन होगा, जो एक कल्याणकारी राज्य का संविधान बनाने का वर्णन करेंगे। जो ये भाग 4 है कल्याण, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर आ जाएगा आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्वों को अपने संविधान के अंदर शामिल किया है। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि किस संविधान के कौन से भाग के अंदर है? तो भाग 4 के अंदर। ठीक है, इनका नाम क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किस लिए स्थापना की जाती है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, एक अच्छे राज्य की स्थापना जिसमें सारी सुविधाएं मिले, और एक राज्य के विकास के लिए, एक लोगों के विकास के लिए इन चीजों की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद कहां से लेकर कहां तक है? 36 से लेकर 51 तक। किस देश के संविधान से प्रेरित है, किस देश के संविधान से लिए गए? तो उसका आंसर आ जाएगा आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, जो पहला हमारा क्वेश्चन बनता है उसमें क्या है? भारत के संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो कौन सा भाग? तो भाग आ जाएगा 4, और भाग 4 में हमारे पास इसके अंदर क्या आएगा? हमें जो ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसमें हमें ए ऑप्शन दिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी दिया मूल अधिकार, ऑप्शन सी दिया उद्देशिका, और ऑप्शन डी है हमारे पास 7वीं अनुसूची। जो इसका राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वो हमारा क्या रहेगा? एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो ऑप्शन हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा उसमें क्या है? प्रश्न में भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किसमें व्यादेशित है? ठीक है, तो किसी भी देश के अंदर क्या होता है? एक होती है हमारी कार्यपालिका, क्या आ जाएगी? कार्यपालिका। कार्यपालिका हमारे पार्लियामेंट का वो पार्ट जो क्या करते हैं, जिसमें मंत्री वगैरह होते हैं, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और कैबिनेट वगैरह होते हैं, जो देश के संविधान को लाने के लिए कानून बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो होता है कार्यपालिका के अंदर, ये मेनली सरकार होती है। दूसरा होता है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब जो कोर्ट होती है, हमारा न्यायालय होता है, तो वो हमारा एक अलग कार्यपालिका से अलग होना चाहिए। इसका यहाँ पर क्या होना चाहिए? पृथक्करण है। ठीक है, कार्यपालिका एक है और न्यायपालिका अलग है, मतलब एक दूसरे पर किसी का दबाव नहीं होगा। न्यायपालिका के जो लोग चुने जाएंगे, जो न्यायाधीश चुने जाएंगे, उनके ऊपर कार्यपालिका का कोई भी प्रभाव नहीं चाहिए। अगर उनका प्रभाव होगा तो अपने अकॉर्डिंग नीतियां बनाएंगे, और हम उसकी खिलाफत करने के लिए कहाँ जाएंगे? न्यायालय में जाएंगे। तो न्यायालय ही अगर कार्यपालिका के अकॉर्डिंग चलेगा तो एक लोगों के कल्याण के लिए साबित सही नहीं होगा। तो लेकिन हमारा जो संविधान का भाग 4 है वो कल्याणकारी राज्य की अनुदेशा करता है। तो हमारा जो इसमें क्या रहेगा? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण। तो इसमें आ जाएगा हमारे जो आंसर रहेगा, इसमें बी ऑप्शन रहेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है क्या करते हैं? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण करते हैं। ठीक है, तो इसका अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा? अनुच्छेद आ जाएगा इसका 50। अनुच्छेद 50 में क्या होगा? कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग हो गए। ठीक है, जो न्यायपालिका के जज वगैरह होंगे, जो न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनका चुनाव वगैरह क्या होगा? कार्यपालिका से अलग होगा। उनके वेतन भत्ते वगैरह सब कुछ जो उनको सुविधाएं मिलेगी, उनका कार्यपालिका पर उनका कोई प्रेशर दबाव वगैरह नहीं होगा। ठीक है, ताकि क्या उसके न्यायपालिका स्वतंत्र हो सके और देश के कल्याण के लिए
कार्य कर सके। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा एक वर्ड आया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब कि विदेशों से झगड़ा नहीं हो और अंतर्राष्ट्रीय दुश्मनी पैदा ना हो और उनसे हमारी सुरक्षा बनी रहे, दूसरे देशों से कोई भी हमारे पर अटैक वगैरह ना करे, हम उनसे क्या करें, उनसे सुविधाएं प्रदान करते रहे, मतलब उनसे कोई भी झगड़ा वगैरह उनके बीच में कोई भी क्या नहीं हो, कन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, अलग अलग ऐसे समझौते किए जाते हैं विदेशों के साथ, जिसमें एक आता है हमारा पंचशील समझौता। कौन सा आ जाएगा, पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच हुआ था। और एक आता है हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, पंचशील समझौता जो भारत और चाइना के बीच में होता है अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए। ठीक है, जिसमें 5 साल तक उसमें कुछ कंडीशन लगाई थी कि वो भारत और चाइना एक दूसरे के जो बॉर्डर एरिया शेयर करते हैं, तो उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो वो एक दूसरे को कोई भी विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच होता है। इसके बाद है गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका जो इसको नेम बोलते हैं, इसकी स्थापना जो की वो हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। ठीक, गुट निरपेक्ष आंदोलन कि क्या हुआ था कि जब दुनिया सेकंड वर्ल्ड वार जो एंड हुआ था, उसके बाद जैसे भारत आजाद 1947 के तक, तो उसके बाद क्या होगा, पूरी दुनिया दो हिस्सों में हमें बंटती हुई नजर आई थी। ठीक है, एक तरफ था अमेरिका जो पूंजीवाद वाला था, दूसरी हमारा रसिया जो हमारा क्या था, समाजवाद वाला, साम्यवाद वाला विचारधारा वाला था। तो उनके हम दोनों में किसी की तरफ ना जाकर एक गुट निरपेक्ष अलग से हमें एक ग्रुप बनाकर उसमें हम शामिल हुए। तो वो क्या, हमारा ना तो हम अमेरिका की साइड जा रहे हैं, ना हम यूएसएसआर की साइड जा रहे हैं, वो उनकी ओर दूसरे ग्रुप की ओर जा रहे हैं। प्रथम वर्ग और द्वितीय उनको हम वर्ड बोलते हैं, तो उनकी ओर हम नहीं जा रहे, इसके लिए हमने अलग एक प्रावधान किया था। ठीक है, तो उनसे हमारा क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय शांति बनी रहेगी, हमारा ना तो अमेरिका से ना रशिया से किसी झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हमें कहाँ देखने को मिलता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इनका भी जिक्र देखने को मिल जाए। इसके लिए अनुच्छेद आ जाएगा हमारा 51। अनुच्छेद जो 51 होगा वो क्या करेगा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। तो ये कल्याणकारी राज्य के लिए हमारे इसमें वर्णन मिलेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य का नीति इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना पड़ेगा कि निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक का उद्देश्य नहीं है, कौन सा इसमें जो हमें इसमें चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें नीति निर्देशक तत्वों के पार्ट नहीं माना जाएगा। पहला हमारा ऑप्शन जो है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो हम जैसे भी डेफिनेशन में करते हैं, डीपीएसपी क्या करता है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए स्थापित किया जाता है। आर्थिक सामाजिक न्याय, इसका भी अनुच्छेद में जिक्र है, 39 के अंदर आता है, इसमें सामाजिक आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष तो किसी धर्म को एक धर्म को प्राथमिकता देना, सभी धर्मों को बराबर लेकर चलना, वो धर्मनिरपेक्ष होता है। यहाँ पर जो सी ऑप्शन हमें देखना है, धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ठीक है, मतलब एक धर्म को बढ़ावा देना और बाकी धर्मों को अवहेलना करना ही इसके अंदर आ जाता है। तो ये हमारा कहीं भी हमारे नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है ये सिद्धांत। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 राज्यों के सार्थ कदमों की परामर्श देता है। क्वेश्चन हमारा ये है, अनुच्छेद 40 में क्या वर्णन है ये हमें बताना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 आ गया, तो 35 से 51 के बीच में ये 35 से 51 के बीच में, तो क्या है ये, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है अनुच्छेद 40। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा आएगा। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा हमारा ग्राम पंचायतों के संगठन में संबंध में। ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद 40 है वो क्या जिक्र करता है, ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, हर 5 साल में एक पंचायत केंद्र का चुनाव होना चाहिए, वहां में सरपंच या जो भी पंच मेंबर वगैरह चुने जाते हैं उनका चुनाव हर 5 सालों में होना चाहिए। ठीक है, तो संविधान जब बना था तो उस टाइम तो ये सुविधा नहीं थी कि हर 5 साल में चुनाव हो, लेकिन बाद में इसमें अनुच्छेद में संशोधन करके, जिससे हम एक पढ़ते हैं संविधान का 73वां संविधान संशोधन, कौन सा, 17(3) जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
73वां संविधान संशोधन जो हमारा हुआ था 1993 में, 1993 के अंदर हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर क्या गया बाद में तो इसको हम अलग से एक कानून ये बना दिया गया था कि हर 5 सालों में चुनाव वगैरह होने चाहिए। एक आर्टिकल में, एक अनुच्छेद में शामिल कर दिया गया था। तो भाग का जो अनुच्छेद 40 है वो क्या आ जाएगा, एक ग्राम पंचायतों के गठन से आ जाएगा। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 जो है नागरिक संहिता के बारे में, तो कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो अनुच्छेद 44 है वो पूरे देश में अभी अप्लाई नहीं है। इसके लिए क्या है, समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड। ठीक है, सभी के लिए क्या समान कानून हो, उसके लिए हमारा अनुच्छेद 44 है जो हमारे डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनके अंदर शामिल है। तो हमें ऑप्शन दिए उनमें से कौन कौन सा नहीं है। या प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल अधिकार है, पहला ऑप्शन क्या हमारे पास मूल अधिकार है। भारत के पूरे राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने हेतु राज्य प्रयास करेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या है, राज्य प्रयास करेगा। यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तब भी संविधान से यह अपेक्षा की जाती सिद्धांत के तौर पर यह हमारे देश में शासन में मूलभूत है। ठीक है, सिद्धांत नहीं है, इसके हम क्या करेंगे, अपेक्षा करेंगे, राज्य इसको, न्यायालय इसको परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, अब देखो हमारे अंदर यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर हमारे 2-3 क्वेश्चन कवर होंगे। तो पहला तो एक हमारा है भाग 3। भाग 3 में हमारा क्या था, मौलिक अधिकार, और दूसरा हमारा भाग 4। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में जो हमें मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को अगर हनन होता है तो उसके खिलाफ हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 जो है उसके बारे में क्या है, रिट जारी करता है। ठीक है, लेकिन भाग 4 में जो सुविधाएं दे रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर, अगर उनमें से कोई सुविधा हमें नहीं मिलती है तो हम फोर्स उसको कराने के लिए अपील हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। वो राज्य की अपनी क्या है, अनुशंसा पर है कि वो उसको नागरिक को सुविधा देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो ये इनमें 3 और 4 में मेन अंतर है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या देखते हैं, या पूरे राज्य सत्र में नागरिक को सुनिश्चित करने का राज्य प्रयास करेगा। यहाँ प्रयास करेगा तो ये हमारा ऑप्शन हमारा सही रहता है इसके अंदर। यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, हम कोर्ट इसको चेंज नहीं करा, इसको मना नहीं सकते। ठीक है, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं है, तब भी क्या करें, यह अपेक्षा करें सिद्धांत के तौर पर हमारे देश में शासन में मूलभूत हो। ठीक है, कोर्ट से हम इसको मना नहीं सकते, लेकिन अपेक्षा करते हैं कि देश का जो राज्य है वो इसको स्थापित करने के लिए प्रयास करे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा रॉन्ग आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन ए में क्या है, ये हमारा मूल अधिकार है। मूल अधिकार किसमें, हमारा मौलिक अधिकार भाग 3 में है जो 12 से लेकर 35 में, लेकिन ये अनुच्छेद 44 है जो समान नागरिक संहिता की बात करता है। तो ये ऑप्शन इसके अंदर क्या है, जो इसको फॉलो नहीं करता, तो ऑप्शन हमारा राइट क्या रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। धन्यवाद।